नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी के आज के इस टॉक शो में और मैं हूँ आपके साथ विष्णु पारितोष। आप सभी को बता दें कि पंचायत सीज़न 3 के बाद से लगातार पंचायत सीज़न 3 की तो चर्चाएँ हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उसमें स्पेशल चर्चा है ये पंचायत 3 के किरदारों को लेकर। आज हमारे साथ पंचायत 3 के जो जगमोहन हैं, उनकी वाइफ जुड़ी हुई हैं, यानी कि कल्याणी खत्री मैम आज हमारे साथ हैं। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम सबसे पहले तो आप कैसी हैं और पंचायत सीजन 3 के रिलीज के बाद से पब्लिक का कैसा रिएक्शन मिल रहा है और पब्लिक का जो है वो किस तरह से प्यार मिल रहा है इस टाइम? देखिए पंचायत 3 पहले बात तो मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ और मेरे स्माइल से आपको पता चल रहा होगा और हाँ, रिलीज़ के बाद ना एक अलग-सा माहौल बन गया है मतलब बिकॉज़ मैं खुद भी पंचायत की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जब से पंचायत रिलीज़ हुई है, उसके बाद से लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि आप कह सकते हैं ना सँभालते नहीं सँभलती है चीज़ें जब खुशियाँ चारों तरफ से आती हैं। तो वैसा वाला हाल है सो आई रियली एन्जॉयड दिस टाइम कि मतलब इतना ज़्यादा लोग प्यार दे रहे हैं या लव इट। मैम पंचायत सीजन 3 के बाद से कितना बदलाव देखने को मिल रहा है आपकी लाइफ में? बदलाव ये है कि बहुत सारे कास्टिंग वालों के कॉल आ रहे हैं ऑडिशंस के लिए एंड मैं ऑडिशंस दे भी रही हूँ बिकॉज़ आई बिलीव इन ऑडिशन और अब एक प्लस पॉइंट जैसे कि पंचायत के बाद एक और प्लस पॉइंट ऐड हो गया है प्रोफाइल में तो ज़्यादा ईज़ी हो रहा है लोगों से कनेक्ट कर पाना एंड या आगे चल के कुछ एक और 2 अच्छे और प्रोजेक्ट्स आएँगे बिकॉज़ ऑफ पंचायत तो या पंचायत के बाद लाइफ चेंज तो हुई है एंड आई बिलीव कि बहुत वक़्त लग गया होने में पर हो रही है। जी मैम। मैम जगमोहन की वाइफ की कास्टिंग कैसे हुई? और जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपने इससे पहले पंचायत सीज़न 3 में जो विधायक जी की बेटी का कैरेक्टर है, उसके लिए आपने ऑडिशन दिया था। बिल्कुल। मैंने उनकी बेटी के कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन दिया था और जगमोहन की वाइफ के लिए। तो जब मैं लॉक हुई जगमोहन की वाइफ के कैरेक्टर में आई वाज़ लाइक हाँ, कोई भी कैरेक्टर मुझे मिलेगा मेरे लिए ओके है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि पंचायत से जुड़ने का मौका मिल रहा है मुझे। वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे पंचायत ऐसे मिला और ऑडिशन तो दोनों कैरेक्टर के लिए दिए थे। अगर मेरा मतलब विधायक की लड़की में भी होता तब भी मैं उतनी खुश होती जितनी मेरी जगमोहन की वाइफ में खुश थी। तो बहुत मज़ा आया पर ऑडिशन बेसिकली बहुत टफ होता है क्योंकि ढाई ढाई हज़ार ऑडिशंस होते हैं एक-एक कैरेक्टर के लिए। इस पंचायत इज़ बिल्कुल। अ वेरी बिग सीरीज़ तो एवरीवन वांट्स टू वर्क इन पंचायत। तो सब कोशिश करते रहते हैं कि पंचायत में जाएँ। तो सब लोग इवन मैं भी बस पता करती रहती थी कहीं ऑडिशन चल रहा है तो पता चला कास्टिंग वे में ऑडिशन चल रहा है एंड सहज भदौरिया कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है जो इसके लिए कास्टिंग कर रहे थे। मैंने उनको मैसेज किया कि ऑडिशन चल रहा है तो बोले हाँ मोस्टली सारे कैरेक्टर लॉक हो गए हैं ओनली 2 कैरेक्टर्स लेफ्ट हैं अगर आपको चाहिए तो आप एक बार आगे ट्राई करो। मैंने कहा हाँ ठीक है डेफिनेटली आई वुड लव टू कम उसके बाद 9th मई को मेरा बर्थडे भी था एंड उस दिन जाके मैंने ऑडिशन दिया एंड दैट इज़ आई थिंक मुझे लगता है मेरे लिए लकी है वो वाला डे कि मैं उस दिन जाके ऑडिशन दे रही थी और मज़ा आया ऑडिशन भी बहुत अच्छा गया। देखिए कई बार चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस माहौल में दे रहे हैं, वहाँ पे क्यू देने के लिए लोग होते हैं। जो मुझे बाकी लोगों का क्यू दे रहे थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो उसमें सचिन एक कास्टिंग डायरेक्टर थे सहज के साथ जो मुझे क्यू दे रहे थे जब मैं ऑडिशन दे रही थी। तो बहुत मज़ा आया और ऑडिशन जब सेलेक्ट होता है ना देखिए कई बार हम शॉर्टलिस्टेड होते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए। कइयों का तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़ी फ़िल्मों के लिए भी मैं शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ, लेकिन बाद में जब कॉल आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड और उसके बाद कॉल आता है कि आप लॉक हो गए हो प्रोडक्शन से, वो फीलिंग ना आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। यू कांट इमेजिन कि उस वक़्त कैसा फ़ील होता है कि जब आप एक वेल नोन मूवी के लिए लॉक हो जाते हो, तो इट्स अ बिग थिंग और पंचायत तो मतलब हर घर में देखने वाली सीरीज़ है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके कोई भी पंचायत के तो हर कोई पंचायत के फैन है। यस मैम, मैं तो खुद ही फैन हूँ पंचायत का बहुत बड़ा। मैम जहाँ तक मुझे पता चला है कि पंचायत सीज़न 3 की जो शूटिंग हो रही थी उसमें जगमोहन की वाइफ के नाम से ही सब लोग आपको जानते हैं, लेकिन आपको एक नाम दिया गया था सवर की। हालाँकि स्क्रिप्ट में था नहीं ये, तो ये नाम कैसे एग्ज़ैक्टली। पड़ा? बेसिकली यू नो आपने देखा होगा उस वाले सीरीज में मुझे बिल्कुल डार्क किया गया है नॉट ओनली मी विशाल को भी थोड़ा डार्क किया गया है राइट जी, तो जी। हमें मतलब मैं सांवली दिखाई गई हूँ उसमें तो एक सीन था जब हम अम्मा को वापस ना घर लेके जा रहे होते हैं झोपड़ी से निकाल के
तो विशाल कहता है अम्मा से कि सवरकी से कह के आपके लिए घुगनी की सब्जी बनवाएंगे। तो वो जो सावली उसकी बीवी है ना, तो अब उसको क्या कहेगा कि अपनी बीवी से कह के, अब ऑब्वियसली कुछ तो बोलेगा। तो उस कैरेक्टर के हिसाब से उसको लगा कि सवरकी जाएगा इसका नाम, तो उसने मेरा नाम सवरकी रख दिया। और वो सेट पे सबने कहा अरे बड़ा प्यारा नाम है सवरकी। तो बेसिकली गांव में होता है, सांवली लड़कियां पैदी हुई सवरकी कर दिए, गोरकी हाँ, कर दिए, गोरी तो वैसे वैसे गोरी गोरी वैसे की ही मेरा करती नामकरण हो गया, इट्स कॉल्ड सवरकी। अगर आगे में भी सीरीज बढ़ती है, मे बी सीजन 4 में अगर हमें चांस मिलता है, तो हो सकता है मेरा नाम उसमें सवरकी ही होगा। है। जी मैम। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी पंचायत की शूटिंग हुई थी इस दौरान किसी ने सोचा नहीं था कितनी रियलिस्टिक लगेगी, और आपके जो कैरेक्टर थे अगर उसके बारे में बात की जाए तो लग नहीं रहा था कि वो आप कर रही हैं, कोई एक्टर कर रहा है उस चीज को, एक एक्ट्रेस कर रही है। ऐसा लग रहा था किसी मतलब गांव के ही किसी पर्सन को उठा के प्लेस कर दिया गया है। तो वो जो कैरेक्टर था अ, जगमोहन की वाइफ का, तो उससे आपने खुद को कनेक्ट कैसे किया? देखिए बेसिकली ना मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, राइट। और जी। झारखंड में जहाँ से मैं रहती हूँ ना, मेरा घर वैसे टाउन में है साहिबगंज में, लेकिन वहां से आसपास ना काफी छोटे छोटे गांव हैं। तो मैं एनएसएस की वॉलंटियर रही हूँ, एनएसएस वॉलंटियर इन सेंस राष्ट्रीय सेवा योजना की वॉलंटियर रही हूँ। तो हम छोटे जी। छोटे गाँव में जाके ना, छोटे छोटे गाँव को गोद लेके उनके ऊपर शिक्षा पे काम करते थे। तो ऐसे गाँव में जब जाना होता है ना, तो हमने वहाँ की गाँव की औरतों को बहुत करीब से देखा है कि वो जी। जी। कैसे बोलती हैं, वो कैसे चलती हैं, उनका चाल ढाल कैसा होता है। तो हमने वो चीज़ जब अपनी आँखों से देखी है, तो ज़हन में रहती रहती है। और जहाँ तक कि डायलॉग्स की बात करें, तो 2-3 चीज़ें तो मतलब मेरे घर पे ही है। जैसे मेरी मम्मी, वो बेसिकली पटना से बिलॉन्ग करती हैं, और उनका पूरा बचपन और यंग एज पूरा पटना बीता है, फिर शादी होके झारखंड आ गई। तो बचपन से ना मेरी मम्मी ये थोथना वाला वर्ड यूज़ करती थी। हाँ, सच उसमें में काफी डायलॉग था, वो बड़ा फेमस हुआ था, मार के थुथना फुला देंगे। हाँ, तो बेसिकली ना वो वर्ड नॉर्मली हम लोग घर पे मेरी मम्मी बचपन में यूज़ करती थी, ठीक है? बोलेगी तो थुथना मार के फुलाइए देंगे। तो वो जो थुथना फुला देंगे वाला था ना, तो जब मेरे उसको स्क्रिप्ट मिली तो उसमें सिर्फ लिखा था मारो नहीं तो खाओ नहीं तो मारेंगे। तो हम हाँ, सोचे हाँ। कि इसमें कुछ ऐड करते हैं। तो मैंने डायरेक्टर सर से पूछा, दीपक सर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, मैंने उनसे जाके पूछा सर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ। बोले हाँ, अरे आप उस कैरेक्टर को जी रही हैं, आप उस कैरेक्टर में हैं, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए आप बेझिझक करिए, क्योंकि आपने वो ड्रेस पहना, आप उस ऑरे में जी रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी, आपको लगता है इस कैरेक्टर को ये बोलना चाहिए तो बोलो। तो मैंने वो डायलॉग बोला था, मार के थुथना फुला देंगे। तो वो थुथना वर्ड जो था ना, वो कहीं न कहीं मेरे घर से ही आ गया। तो या मतलब उस कैरेक्टर से जुड़ने में ना कह सकते हैं कि अगर मैं नॉर्मल कोई भी लड़की का भी, जैसे मैं जितने भी कैरेक्टर्स अलग-अलग शेड्स के कैरेक्टर प्ले करती रहती हूँ। आज ही जैसे मेरा एक ऑडिशन हुआ है, तो वो अलग बिल्कुल लुक में, तो डिफरेंट डिफरेंट लुक्स ट्राई करते रहते हैं हम लोग। लेकिन जो ये कैरेक्टर था वो बहुत रियलिस्टिक था, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको बहुत रियल रखने की कोशिश करूँ। कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं, बोलती नहीं है ज़्यादा, गाँव की महिलाएँ चुप-चुप और शांत-शांत रहती हैं, लेकिन एक्सप्रेशन से जितना कुछ हो सकता था कर पाई। और बेसिकली मेरा ये थॉट था कि लगनी चाहिए एकदम गाँव वाली, चलेगी भी वैसे ही, वो कपड़े भी वैसे पहननी होती है। तो मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ अंदर रहती है कि नहीं यार, कैरेक्टर को आप जितने अच्छे से शिद्दत से जस्टिफाई कर पाओ, वो बेस्ट है आई थिंक। जब पंचायत की शूटिंग चल रही थी तो उस दौरान हुआ कुछ ऐसा था कि जब वो इमोशनल वाला सीन था, उसकी शूट होने वाली थी, तो उस दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई थी जहां तक मुझे पता चला था। तो सबको लग रहा था कि इस इमोशनल सीन के लिए आपने तैयारी कर लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो तबीयत खराब थी। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम जहाँ शूट कर रहे थे, वहाँ पे हाँ, बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, और उस वेदर में शूट करना इट्स लाइक, हाँ, वेल हेक्टिक तो था। तो फर्स्ट डे जब हमने शूट किया ना, तो वैनिटी थोड़ी दूर रहती थी, तो कम पानी पीती थी मैं, क्योंकि बार-बार वॉशरूम के लिए वैनिटी जाओ, फिर आओ सेट पे। तो मेरा ये मानना था कि हम सेट पे ही बैठे रहेंगे, तो हम उसी माहौल में एडजस्ट रहेंगे। इस चक्कर में मैंने पानी कम किया, तो दूसरे दिन ना मुझे थोड़ा-सा लूज़ मोशन हुआ बिकॉज़ ऑफ डिहाइड्रेशन, यू नो। तो मैं थोड़ी शांत-शांत थी सेट पे, उदास, चूँकि सीन भी वैसा था, तो उदास ही बैठी थी ताकि मैं उस मूड में रहूँ। तो डायरेक्टर सर ने देखा, और दीपक सर ने, दीपक मिश्रा सर, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ बाबू, तुम मतलब इतनी शांत-शांत बैठी हो, क्या बात है? अच्छा, कैरेक्टर में हो? मैंने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, तबीयत खराब। तो मैंने जब उनको बताया,
अरे उन्होंने कहा अरे तुमने क्यों नहीं बताया प्रोडक्शन को? मैंने कहा सर इतनी छोटी सी बात क्या बताऊं, मतलब बाकी सब चीजें तो मिल ही रही है, टीवीएफ इज अ वेरी गुड प्रोडक्शन, वो अपने आर्टिस्टों की बहुत केयर करता है, तो बाकी सब चीजें मिल रही थी, मैं क्या मांगू? तो बोले नहीं बिल्कुल बोलना चाहिए। फिर उन्होंने अपने बॉय से अपने लिए खिचड़ी बनवाई थी उस दिन, पतली सी एकदम मूंग दाल वाली खिचड़ी, तो उन्होंने मुझे वो खिचड़ी दी लंच में और उसके साथ दही दिया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसी टीम होनी चाहिए, ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए जो आपकी आपकी चीजों की इतनी ज्यादा केयर करें कि अगर आर्टिस्ट खुश रहेंगे, आर्टिस्ट फ्रेंडली बिहेव रखेंगे उनके साथ अगर डायरेक्टर, तो वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उनको लगेगा यार मतलब कितना अच्छा, वो टीम कितनी अच्छी है, इतना केयर कर रहे हैं अपने आर्टिस्टों की। तो सच में मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा और मैंने वो खिचड़ी भी खाई और फिर मेरी तबीयत भी उस दिन ठीक हो गई। दूसरे दिन फिर और अच्छी हो गई मैं। मैम आपने विशाल यादव यानी कि जगमोहन सर के साथ भी काम किया, अम्मा जी के साथ तो आपका बहुत सारा किस्सा है, उनके साथ बैठकर गपशप वाला किस्सा हो या बहुत फिर, तो दोनों लोगों के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दोनों के साथ बहुत अच्छा रहा, अम्मा के साथ ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि अम्मा के साथ मैं ऑफ स्क्रीन भी अच्छी थी, ऑन स्क्रीन तो भी बहुत अच्छी थी। तो हम ऑफ स्क्रीन भी जैसे पैकअप के बाद मैं उनके कमरे में चली जाती थी, वो अकेली थी तो मस्त उनके साथ बैठती थी, गप्पे लगाती थी और वो किस्से सुनाती थी। किस्से वो अपने लड़के की, जो वो लड़का उनसे उनका सहायक है और उनका स्टूडेंट भी है शिवा, उनके किस्से सुनाती हैं वो, कि उसकी एक दोस्त है जो मेरे जैसी दिखती है, फिर उसके किस्से सुनाती है। तो उनके किस्से सुनते-सुनते ना इतना मज़ा आता था, मतलब अलग टाइप की है वो, मतलब आप उनके साथ बैठोगे तो आपको खुश कर देगी वैसी। फिर विशाल के साथ भी अच्छा रहा। विशाल को लोग चिढ़ाते थे सेट पे एक्चुअली। तो वो वैसे जैसे टेक होने के बाद जब पैकअप होता था तो फिर वो लोग सब अपने-अपने चले जाते थे। लेकिन उसको लोग चिढ़ाते इसलिए थे क्योंकि हमारे सेट पे ना बेसिकली जो भूषण है उनकी वाइफ दिखाई है, प्रधान जी की वाइफ है और जी, जी। बाकी जो माधव है और जो विनोद है, उसकी वाइफ नहीं है। 2 सीज़न हाँ। ऑलरेडी 3 सीज़न हो गया, उसकी वाइफ नहीं आई। अभी विकास की आ गई हिस्सा इस बार। तो लोग उसको कहते थे तुम पहली बार आए हो, तुम्हारी पत्नी, बच्चा सब आ गया, मस्त मेहरारू अभी तक नहीं आई। तो बेसिकली इसलिए उसको बहुत परेशान करते थे, कहा विशाल तुमको तो मेहरारू के साथ मिला है आने के लिए। तो वो बड़ा उसको उसके साथ कॉमेडी होती थी और सेट पे भी हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था मेरा और विशाल का। हम ज्यादातर ऐसे नहीं करते थे लाइन लाइन करेंगे, बस हम फील में रहेंगे। उसका भी वैसा ही था, फील में रहेंगे, जहाँ पे जो निकलेगा बोलेंगे वैसे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम सेट पे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी हमारा बॉन्ड अच्छा है। जी, जी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत की शूटिंग के दौरान सबसे चैलेंजिंग सीन आपके लिए कौन-सा रहा? चैलेंजिंग तो देखिए एक सीन था, वही मुझे सबसे हार्ड लगता है जब अम्मा को हम खींच के घसीट के झोपड़ी में लेके जा रहे होते थे। तो वो जो झोपड़ी वाला सीक्वेंस था, बेसिकली अम्मा की रियल में भी तबीयत ठीक नहीं रहती आभा जी की। तो जी, उनको खींचना उस तरह से और मतलब हल्का धक्का भी देना, ऐसा दिखाना भी है कि धक्का दे रहे हैं और उनको पुश भी नहीं कर सकते और उनको ज़ोर से भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनकी हेल्थ खुद भी वैसी खराब है कि अगर ज़रा भी कुछ किया, अगर वो गिर गई तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो हम बहुत केयरफुली उनके साथ वो सीन कर रहे थे कंप्लीटली। वो सीन होने को आधा 1 घंटे से ज़्यादा गया, वो वहाँ से उनको उधर तक लेके जाना, क्योंकि सिर्फ़ एक टेक नहीं होता है, मास्टर होते हैं, फिर क्लोज़ भी होता है। तो क सब सब सीन में आपको सेम करना है और सारे सीन में उनको सेम तरह से लेके जाना है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि जो दीपक सर है अपने डायरेक्टर, वो भी नहीं चाहते थे कि ज़रा भी फ़ोर्स लगे कि हाँ, मतलब उनको अ, ज़रा भी हर्ट नहीं होना चाहिए। फिर और वो दिखना भी चाहिए कैमरे पे कि फ़ोर्सफुली निकाल रहे हैं, निकलो तुम हमारे घर से निकलो। क्योंकि वो नौटंकी करनी थी समाज के सामने। तो कहीं न कहीं वहाँ पे 2-3 चीज़ें थी। एक तो नौटंकी भी करनी है, लोगों के सामने कि हाँ, अम्मा को घर से निकाल रहे हैं। दूसरा ये कि हमें उन्हें बहुत केयरफुली भी ध्यान रखना है, कैरेक्टर में भी और अगर हाँ, हम रियल लाइफ़ में एज़ कल्याणी खत्री में देखूँ कि किसी ओल्ड लेडी को अगर मैं पकड़ रही हूँ, अगर मेरी माँ समान है, तो उनको कैसे पकड़ूँ? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत टफ था वो जो पूरा सीक्वेंस था, उनको घर से लेके झोपड़ी तक ले जाना। हम बहुत ध्यान से उनको झोपड़ी में अंदर ढकेल रहे थे। एक तो झोपड़ी का वो बहुत नीचे था, उसमें उनको जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, झुकना पड़ रहा था, वो स्टिक भी छोटी थी। तो या मतलब वो वाला सीन थोड़ा-सा स्ट्रगलफुल था। जी, जी। मैम उसमें का जो सीन था, जो इमोशनल सीन था जब आप लोग घर से उनको झोपड़ी में लाके रख देते हैं, देन फिर उसके बाद से जो आपका था एक माँ के प्रति प्यार कि आके देखना, झाँकना, फिर वो वाला सीन वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हाँ, रियल में ऐसा तो होता है अक्सर, अब लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं।
तो उस सीन के दौरान खुद को आपने उन सीन से कैसे कनेक्ट किया जो सीन चल रहा था? देखिए जैसा कैसा है ना कि वो जो सीक्वेंस है बिल्कुल किसी के लिए भी अगर मेरी जगह आई थिंक मुझे लगता है कोई भी होता तो जब वो सीन है अम्मा अंदर झोपड़ी में सोई हैं तो हम कैसे रूम के अंदर सो जाएं तो वो जो एक झिझक अंदर होती है कि देखो यार मतलब हमारे लिए वो झोपड़ी में सो रही है हमारी अम्मा और हम कैसे यहाँ मतलब घर के अंदर बंद करके दरवाजा सो जाएं तो वो जो चिंता होनी चाहिए आई थिंक मुझे लगता है हर बच्चे को अपनी माँ के लिए होती है और हमारी तो दादी दिखाई गई थी तो हम उसी दरवाजे से बैठ के बस उनको देख रहे होते हैं कि वो सो गई कि नहीं मतलब कुछ चाहिए तो नहीं एक होता है ना वो फीलिंग वो ताकि लोगों को लगे भी नहीं क्योंकि हम झोपड़ी में जाएंगे तो कोई ना कोई देख लेगा कि झोपड़ी में जाके बैठे हैं मतलब ये लोग साथ में ही रह रहे हैं तो इसलिए अपने दरवाजे पे बैठे हैं और वहीं से देख रहे हैं तो बहुत वो मार्मिक सिचुएशन बोल सकते हैं बहुत इमोशनल था वो टाइम पर हाँ कोई भी जिस जब वो कैरेक्टर पे आप फील करेंगे ना तो वो अपने आप निकल के आता है कि जब कोई ऐसा इंसान जो आपके दिल के इतने करीब हो और वो आपसे दूर है आंखों के सामने फिर भी आप उसके पास जाके नहीं बैठ सकते और उसकी केयर भी आपको करनी है तो आप कैसे कर सकते हो बस देख के ही कर सकते हो तो वो चीज वहां पे थी तो था इमोशनल काफी था वो चीज हाँ, वो तो मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ, मतलब सब लोग खुद से कनेक्ट कर पा रहे थे कि अगर ऐसा होता तो शायद हम भी यही करते। इनफैक्ट और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मुझे कोई भी देखता है एज नॉर्मल लाइफ में तो मुझे जल्दी लोग नहीं पहचानते बिकॉज मैं बहुत अलग दिखती हूँ ऑन मतलब उस स्क्रीन पे जो वो जगमोहन की वाइफ जो है सवरी वो बहुत अलग दिखती है सवर की और मैं बहुत अलग दिखती हूँ तो मुझे कई लोग बोलते हैं तुमने कैसे प्ले किया वो कैरेक्टर तुमने तुमने वर्कशॉप लिया था क्या मैं कहती हूँ नहीं कोई वर्कशॉप नहीं लिया था बस फील किया था और हो गया मैम एक और सीन था उसके बारे में बात करेंगे कि वो जब सचिव जी आते हैं और वो जो लौकी छुपाई गई रहती है फिर लेके चले जाते हैं तो जिसके बाद से लोगों का ये रिएक्शन आता है कि सचिव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था आते हैं लौकी रखते हैं और लेके चले जाते हैं। तो उस दौरान हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेट पर कितनी लौकी आ गई थी? लौकी तो बहुत आती है आई थिंक मुझे लग रहा है पंचायत के सेट पे क्योंकि देखिए लौकी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत दिनों तक ताजी रहती है मतलब आप अगर 2-3 दिन भी रख दो ना तो वो चलती है वो वैसी ही दिखेगी सूखती नहीं जल्दी नॉर्मली पालक धनिया ऐसे जैसे सूख जाते हैं नॉर्मल सब्जी वैसे नहीं सूखती है तो ये फायदा होता था लौकी तो आती थी पर आई थिंक हमारा मुझे जहां तक याद है हम लोगों का उसी एक लौकी में काम चल गया था क्योंकि वो कंटिन्यूटी वाली लौकी थी ना सेम दिखनी चाहिए थी क्योंकि अगर सचिव जी ने अम्मा को कोई और लौकी दी हम घर से कोई और लौकी निकालेंगे फिर वो अलग दिखेगी अगर अलग दिखेगी हाँ, तो फिर कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी तो वो बिगड़ सेम लौकी रखी गई थी और दूसरे दिन जब सीन हुआ तो वो सेम लौकी वहां छुपाई गई है तो वो सेम ही लौकी है ज्यादा लौकी की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन हाँ वो सिचुएशन अलग था पहले ना दीपक सर ने क्या किया जानबूझ के लौकी ऐसी जगह छुपाई और चंदन जो विकास का कैरेक्टर प्ले करे उसको बोल रहे सचमुच की बात है उसको बोल रहे ढूंढ के निकालो जाओ जाओ देखो लौकी कहाँ छुपा है ढूंढ के निकालो तो पहले वो टेस्ट ले रहे थे उसका जाओ जाओ लौकी ढूंढ के निकालो हम छुपा दिए तो वो ढूंढ के उसने निकाला था पहले बार में फिर वापस उसको वहीं पे छुपाया गया फिर तो उनको पता था कि लौकी कहाँ पे है जी मैम। तो बेसिकली मैम लौकी मिल गई हम्म, मैम आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा मेरा यस साउथ मैम। इंडियन फेवरेट है मुझे पसंद है नीर डोसा और पनीर चटिनाद मुझे तो मैं पूरे टाइम खा सकती हूँ मेरा फेवरेट फूड है नीर डोसा वैसे अगर नॉर्मली खाने की बात करें जो मैं रोज खा सकती हूँ तो वो है चावल दाल और सब्जी ये तो मेरी फेवरेट है ऑल टाइम फेवरेट लेकिन ऐसे कोई पूछे कि बहुत फेवरेट आपको जो आप ओकेजनली खाना पसंद करते हो तो वो है नीर डोसा और पनीर चटिनाद जो मैं अपने बर्थडे के दिन भी खाती हूँ अगर कुछ स्पेशल हुआ मेरी लाइफ में तब भी मैं खाती हूँ मुझे नीर डोसा बहुत पसंद है जी मैम। मैम इस पूरी शूटिंग के दौरान इस पंचायत सीजन 3 के दौरान आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा रहा? मेरा मेरा यस डायलॉग तो वही है फेवरेट डायलॉग खाओ नहीं तो मार के थोत्ता फुला देंगे मैम। अरे सच में फेमस हुआ जो आपने वो जो शब्द ऐड ऑन किया था, थुथुना। थोतना वो हाँ, थुथुना थुथुना फोड़ देंगे, थुथुना खाओ फुला नहीं तो मार देंगे। के थोतना फुला देंगे वो थोतना वर्ड इज लाइक मुझे बहुत पसंद आया था वो वर्ड ही पसंद था मुझे थोतना जी मैम। मैम ऑफ सेट या फिर ऑन सेट बहुत सारे किस्से होते हैं तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो
जो सबसे यादगार पल हो आपके लिए इस पूरी शूटिंग के दौरान? मुझे तो सब चीज़ें ही अच्छी लगी। आपको एक तो बता दिया दीपक सर वाली जो मुझे खिचड़ी वाली जी, जो मेरे साथ चीज़ हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने खिचड़ी खिलाई। दूसरा यादगार एक ऐसा टाइम था, हम लोग रात को डिनर कर रहे थे, हमारा जो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मतलब वहीं अंदर रेस्टोरेंट है, वहाँ हम डिनर कर रहे थे। रघुवीर यादव जी थे, उनके बेटे थे साथ में, आए हुए थे वहाँ पे घूमने के लिए और उनकी वाइफ़ भी आई हुई थी। हम लोग काफ़ी लोग थे, माधव थे जो जिनकी बकरिया है, बकरिया वाला सॉन्ग जो गाते रहते हैं, वो थे वहाँ पे और शायद अशोक पाठक भी थे। हम लोग सब बैठे थे और डिनर कर रहे थे। उसी वक़्त ना रघुवीर जी ने अपने मेकअप मैन की कहानी शुरू शुरू की बतानी, क्योंकि उनके जो मेकअप मैन थे ना वो अलग स्टाइल में बोलते थे, जैसे आवाज़ बना के नहीं बोलता कोई, "सर, सर" ऐसा वाला। तो वो अपने मेकअप मैन की स्टोरी सुना रहे थे हमें। वो स्टोरी मेरे लिए ना बहुत मतलब फ़नी थी। मतलब जनरली हमें हँसने के लिए जीवन में मौके चाहिए होते हैं, हम कहाँ उतना हँस पाते हैं। बट उस दिन जो रघुवीर यादव जी ने हमें आधे घंटे हँसाया है वहाँ पे, अलग-अलग स्टाइल में अपने मेकअप मैन की मिमिक्री करके, वो मेरे लिए ऑसम था। मैं उनकी तरह मिमिक्री नहीं कर पाऊँगी शायद क्योंकि वो जो कंटेंट था वो उन्हें याद था। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। फिर उसके बाद जो एक छोटा बच्चा था ना सात्विक, जो मेरा जी, बेटा बना था, वो भोपाल से ही था, वो पूरे टाइम मेरे इर्द-गिर्द घूमता रहता था। तो उसके उसकी मम्मी नहीं आई थी सेट पे, उसके पापा आए थे। तो पापा जी। उसको छोड़ देते थे, चले जाते थे। वो लड़का दिन भर मेरे साथ ऐसे घूमता था जैसे सच में मेरा बच्चा हो। पूरे टाइम आँचल पकड़ के जिधर जाएँगे दीदी, दीदी कहता था मुझे एक्चुअली अभी भी इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करता है, मुझे दीदी ही कहता है। तो बोलता था मुझे, "आप मम्मी नहीं लगती, आप दीदी लगती हैं, हम आपको दीदी बोलेंगे।" मैंने कहा, "दीदी बोलो।" मेरे को दीदी कहता था और मेरे साथ ही मेरे वैनिटी में भी आके पड़ा रहता था, हम दोनों खेलते भी रहते थे। तो पूरे टाइम ऐसे दोस्त जैसा होता है ना, दोस्त जिसको बन जाते हैं। तो जी, जी। सर को बताना नहीं पड़ता था कि कल्याणी उसको ऐसे ट्रीट करो। मैं उसको बोलती थी, "इधर आजा जल्दी, बहुत डाँट पड़ेगी, फटाफट आजा।" फिर भाग के आता था इधर। जैसे मैं उसको बोलूँगी वो वैसे सुनता था मेरी बात। उसके लिए डायरेक्टर मैं थी वहाँ पे। तो उसके साथ मेरा काफ़ी फ़नी मोमेंट रहा था। तो ये सब चीज़ें थी, यादगार थी और एक और चीज़ हुई मेरे साथ। मैं जिस दिन मेरी शूटिंग खत्म हो गई थी, मेरी फ्लाइट थी अराउंड 1-2 बजे की बॉम्बे के लिए भोपाल से और साथ में मेरे दुर्गेश जी भी आ रहे थे, दुर्गेश पाठक, ठीक है? तो जी, जी। हम निकलने वाले थे तो मॉर्निंग में मैंने सोचा कि थोड़ा रिज़ॉर्ट और विज़िट कर लिया जाए। वहाँ पे ना एक रिवर क्रॉसिंग जैसा कुछ बना है, एक रोप रहती है उसके ऊपर लगा देते हैं, वो जो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे और वो क्रॉसिंग करवाते हैं। तो मेरे अंदर एडवेंचर का बहुत बड़ा कीड़ा है, ठीक है? तो मैं भाग-भाग के जाती हूँ जहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख गया। तो मुझे जैसे पता चला ये है मैं भी जाऊँगी। मैं गई और ये नहीं कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मैंने कहा भैया तुम जिसको बुलाना है बुलाओ, शुरू हुआ ना मुझे करवा दो, मेरे को जाना है, मेरी फ्लाइट पकड़नी है। तो उसको जैसे पता चला अच्छा ये मैडम आर्टिस्ट हैं जो मतलब अभी यहाँ पे शूट करने आई है, तो वो तुरंत आया बेचारा भागते हुए जबकि वो उसका टाइम नहीं था। फिर उसने मुझे वो क्रॉसिंग करवाई रिवर के साथ और उसके बाद फिर बोला ठीक है मैडम थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो जितने भी दिन वहाँ बिताए ना बहुत मेरे तो बहुत मज़ेदार बीते, बहुत इंटरेस्टिंग बीते और लोगों के साथ जितना भी इंटरेक्शन हुआ सबके साथ बहुत अच्छा हुआ, टीम बहुत अच्छी है, तो मज़ा आया काम करके इनफैक्ट। ये एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है, याद रहेगा। जी, मैम। मैम, झारखंड से मुंबई तक का आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र देखिए जैसे ऑनेस्टली बताऊँ सबके लिए टफ़ होता है, मेरे लिए भी बहुत टफ़ था। मतलब जब तक आपका कोई इंडस्ट्री में गॉडफ़ादर नहीं हो और आपको यहाँ आके अगर काम करना है, तो सीरियसली इट्स वेरी टफ़। तो जब मैंने शुरू किया बॉम्बे आके ऑडिशंस वग़ैरह देना, बहुत ऑडिशंस दिए मैंने भी जैसे विशाल ने भी बताया होगा, हम बहुत ऑडिशंस देते थे। तो कई जगह पे ऑडिशन शॉर्टलिस्टेड होता है, कई जगह पे सेलेक्ट होता है, कई जगह पे नहीं भी होता है। मैंने भी बहुत काम किए, मैंने डीडी का एक रंगोली होस्ट किया था। जो 30-40 साल से कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है और उसको हेमा मालिनी जी ने भी होस्ट किया है, वहीदा रहमान जी ने होस्ट किया है। तो वैसा शो मुझे होस्ट करने के लिए मिला और मैं खुद भी उसकी बहुत बड़ी फैन थी रंगोली की क्योंकि जब मैं छोटी थी ना संडे को मॉर्निंग 8 टू 9 मैं रंगोली देखा करती थी। तो मुझे जी। ऐसा लगता था यार मैं जो रंगोली देखती थी आज मैं होस्ट कर रही हूँ। तो मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी। तो वैसे बहुत सारे काम किए, ऐड किए, टीवी शो भी किया। एक फ़िल्म भी मेरी अभी आएगी, एक और फ़िल्म की है मैंने। तो बेसिकली देखा जाए तो काम की ललक सबको होती है। पर जो एक कह सकते हैं कि आपका जो नींव अगर आपने बहुत अच्छी रखी है,
तो वो आपको कहीं ना कहीं काम देता है। और मेरी नीड एनएसएस ने बनाई, चूंकि मैं नेशनल सर्विस स्कीम की वॉलंटियर हूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना की, तो मैंने मतलब इंडिया में बहुत सारे नेशनल कॉम्पिटिशन जीते हैं, इसलिए मुझे शायद वो जो आपने अवार्ड देखा होगा राष्ट्रपति से जो मिला है, वो भी उसी वजह से मिला है, क्योंकि मैं कथक डांसर भी हूँ। तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते, स्पीच में, डिबेट में। तो जो कहते हैं ना कि एक अंदर से आपका हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है चीजों को, कुछ भी अगर आपके सामने आएगा आप कर सकते हो, वो वाला डेडिकेशन है मेरे अंदर। तो मेरे लिए शायद थोड़ा सा इसलिए इजी हो गया, बाकी टफ तो है, बहुत टफ है। और बट ये है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, पर यही चीज है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, जी। अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। और जो नए फ्रेशर सेक्टर्स हैं उनके लिए आप कौन सा एक्टिंग टिप्स देना चाहेंगे जिनको फॉलो करते हैं? मैं तो देखिए, मैं कोई अभी तो ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हूँ कि मैं बहुत सारे एक्टिंग टिप्स दे पाऊंगी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी तो नहीं बन गई मैं अभी, लेकिन हाँ, मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो क्या है ना कि उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि आप आए और तुरंत हो गया, बहुत मतलब कहते हैं ना धड़ाधड़ सीढ़ी चढ़ गया, ऐसा होता नहीं है। आपको आके पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो चीज है कि आप पेशेंस रख सकते हो किसी चीज के लिए, तो फिर आप कर सकते हो। और दो चीज है कि आप ये मत सोचो कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर छोड़ो यार, ये नहीं करेंगे, कुछ और कर लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं। अगर सच में आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है और वो जज्बा है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर लगे रहिए। कहते हैं ना कि जो लगे रहते हैं उनका लगा रहता है, तो बस लगे रहना पड़ेगा। तो कभी ना कभी कुछ अच्छा जरूर होगा। तो यही नतीजा है, हम भी लगे ही थे और अभी भी लगे हुए हैं, तो अच्छे के इंतजार में। तो उनको लगे रहना चाहिए। और आई थिंक मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को एक बार अपनी वॉइस पे जरूर काम करना चाहिए, आवाज के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे इस शो से जुड़ी और आपने इतना कुछ अपने बारे में बताया, वहाँ के किस्से सुनाए, इसके लिए। और अगर बात की जाए आपके उसमें अभिनय के बारे में, तो कमाल का अभिनय था। और आपका जो अभिनय था वो लोगों के दिल में एकदम एक अपनी अलग जगह बना ली है। उसमें जो आपने एक एक सीन है, एक एक इमोशनल सीन है, बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया गया है। और नहीं कहा जाता है कि तिनका भी छूट जाए इस अभिनय में, वो बिल्कुल नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई अभिनय कर रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टॉक शो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस किरदार को पसंद किया, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। थैंक यू। चलिए।